नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शास्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। जो हम लोग PYQ सीरीज कर रहे थे उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। और महत्वपूर्ण सूचना ये है आप लोगों के लिए कि नेट JRF का जो रिजल्ट था UGC NTA ने दे दिया है। आप लोग जाके देख सकते हैं। उसके बाद जिसका भी JRF क्वालिफाई हो गया है उसको हार्दिक बधाई और आगे अपनी मेहनत करिए और ईश्वर ने चाहा तो जल्दी आप लोग सफल होंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासों में निम्नलिखित में से मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया है? अरिल्य का, पंडित, पद्यनिड़िया का या कवित्त का या सवैया का? तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? पृथ्वीराज रासों में जो है कि मुख्यतः किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो पृथ्वीराज रासों में मुख्यतः कवित्त का प्रयोग हुआ है। पृथ्वीराज रासों जो किसकी रचना है? चंद्रबरदाई की रचना है। पृथ्वीराज रासों में कितने छंदों का प्रयोग हुआ है? 68 यानी 68 छंदों का प्रयोग हुआ है। पृथ्वीराज को हिंदी का प्रथम कवि चंद्रबरदाई को किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल ने। और इन्हें छंद का विशेषज्ञ भी माना जाता है। 56 छंद का विशेषज्ञ चंद्रबरदाई को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है हमारा कि कविता क्या है? चिंतामणि के किस भाग में संकलित है? कविता क्या है जो रचना है ये चिंतामणि के किस भाग में संकलित है? चिंतामणि 1 में, चिंतामणि 2, चिंतामणि भाग 1 में, चिंतामणि भाग 2 में या चिंतामणि भाग 3 में या चिंतामणि भाग 4 में? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा चिंतामणि भाग 1 में जो है कविता क्या है? निबंध जो है चिंतामणि के भाग 1 में संकलित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और इस क्वेश्चन की हम लोग व्याख्या भी देखते हैं कि कविता क्या है? चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। चिंतामणि निबंध के 4 भाग में विभक्त है यानी 4 भागों में विभाजित है। पहला भाग के संपादक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि भाग 1 में संकलित निबंध कौन कौन से हैं? भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और गलिन, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध। आचार्य शुक्ल का चिंतामणि भाग 1 प्रथमा विचार विधि नाम से 1930 में प्रकाशित हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि प्रभाववादी आलोचना के संबंध में सही तथ्य कौन से हैं? प्रभाववादी आलोचना में अवचेतन मन का महत्व होता है। पदम सिंह शर्मा की आलोचना पद्धति प्रभाववादी आलोचना है। आलोचक स्वयं एक प्रकार की रचना करने लगता है। सहृदय आलोचक काव्य कृति को पढ़कर प्रभाव ग्रहण करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा कि प्रभाववादी आलोचना के संबंध में कौन सा कथन है जो सत्य है? 1 और 2 इसके ऑप्शन जो हैं वो क्या हैं? 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 2 और 4। तो इसमें से जो सही होगा वो क्या हो जाएगा? इसका जो सही ऑप्शन होगा कि प्रभाववादी आलोचना के बारे में जो सही तथ्य हैं वो कौन कौन से हैं? तो वो हैं पदम सिंह शर्मा की आलोचना पद्धति प्रभाववादी आलोचना है। ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद तीसरा जो है गलत है। चौथा सही है कि सहृदय आलोचक काव्य कृति को पढ़कर प्रभाव ग्रहण करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा?
वो हो जाएगा डी। 2 और 4 जो है सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? इस क्वेश्चन की व्याख्या है कि पदम सिंह शर्मा की आलोचना पद्धति प्रभाववादी आलोचना है तथा सहृदय आलोचक काव्य कृति को पढ़कर प्रभाव ग्रहण करता है तथा यह तथ्य प्रभाववादी आलोचना के संबंध में सही है और निम्न तथ्य हैं: भावुकता का महत्व, विषय वस्तु की अपेक्षा भाव की प्रधानता, भाववादी समीक्षक एक प्रकार की साहित्यिक सत्य असत्य विवेक बुद्धि में विश्वास रख अपनी रुचि को अंतिम प्रमाण मानते हैं। पदम सिंह शर्मा तथा शांति प्रिय द्विवेदी हिंदी के प्रमुख प्रभाववादी समीक्षक हैं। अगला क्वेश्चन है। क्या है अगला क्वेश्चन? कि निम्नलिखित में से कौन चंदन बाला रास के रचयिता हैं? चंदन बाला रास जो है रचना है, इसके रचयिता कौन है? जिनधर्म सूरी, सुमितगढ़, मुनि जिन विजय आसुग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? चंदन बाला रास के रचयिता जो हैं वो हैं आसुग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं कि नेमिनाथ की रचना कौन सी, नेमिनाथ रास जो रचना है ये किसकी रचना है? मुनि सुमितगढ़ की रचना है। रेवंतगिरी किसकी रचना है? विजयसेन सूरी की है। श्रवणकाचार्य किसकी रचना है? देवसेन की है। स्थूल भद्र रास किसकी रचना है? जिनधर्म सूरी की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? मध्यकालीन बोध का स्वरूप, हिंदी साहित्य का आदिकाल, कबीर, हिंदी साहित्य की भूमिका। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? सबसे पहले जो आएगा वो कौन सी आएगी रचना? सबसे पहले आएगी हिंदी साहित्य की भूमिका। इसका समय क्या है? 1940। उसके बाद क्या आएंगे? कबीर। कबीर का जो समय है वो क्या माना जाता है? कबीर जो है वो रचना है, कवि के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, रचना है। 1941। फिर आएगा हमारा फिर आ जाएगा हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है इसका समय क्या है? हिंदी साहित्य का आदिकाल जो है हिंदी साहित्य के आदिकाल का जो समय है वो क्या है? 1952। 1952। फिर मध्यकालीन बोध का स्वरूप जो है इसका समय है 1970। तो सबसे पहले हमारा आएगा 4 हमारा एक ही ऑप्शन में है, वो है डी, हिंदी साहित्य की भूमिका, फिर कबीर, फिर हिंदी साहित्य का आदिकाल, फिर मध्यकालीन बोध का स्वरूप। ये है इसकी व्याख्या कि हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, कबीर 1941, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970। अगला क्वेश्चन है हमारा। क्या है अगला क्वेश्चन? कि निम्नलिखित में से किस उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण हुआ है? किसमें जो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थवाद जो चित्रण है वो हुआ है? किसमें हुआ है?
बामा शिक्षक, परीक्षा गुरु, नूतन ब्रह्मचारी, श्यामा स्वप्न। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आर्थिक शोषण जो है वो परीक्षा गुरु उपन्यास है, इसमें इसका चित्रण है। इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण हुआ है। परीक्षा गुरु किसकी रचना है? श्रीनिवास दास का उपन्यास है 1882 का। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अगार, बात हत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है चित्राधार। इस काव्यांश का प्रतिपाद्य है क्या है? स्त्री स्वावलंबी है, पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है, स्त्री के बिना पुरुष अधूरा है, स्त्री पुरुष स्वच्छ हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा कि पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा बी। ये जो पंक्तियां हैं वो किसकी थी? परिवर्तन से संबंधित थी। परिवर्तन रचना जो है सुमित्रा कुमार नंदन पंत की रचना है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? शेखर एक जीवनी, तमस, बाण भट्ट की आत्मकथा, मैला आंचल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? तमस जो है वो कब का है? शेखर एक जीवनी है, ये कब किस वर्ष की रचना है? तो सबसे पहले आएगा सबसे पहले जो आएगा वो आएगा बाण भट्ट की आत्मकथा। बाण भट्ट की मेरा दिमाग कहीं और है। बाण भट्ट की आत्मकथा है वो है 1946 की, और शेखर एक जीवनी जो है इसके दो भाग हैं। पहला भाग 1940 का है और दूसरा 44 का है। तो पहला आएगा, पहला हमारा हो जाएगा पहला। फिर तमस जो है, तमस जो है 1973 का है। कब का है? 1973 का। फिर मैला आंचल है 54 का, 1954। तो सबसे पहले हमारा आएगा 1, फिर 3, फिर 4, फिर 2। तो किस ऑप्शन में है? सिर्फ डी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा इस क्वेश्चन की व्याख्या। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना था। प्लेटो, द ग्रेट ट्रेजिशन, बिस्मार्ट, डब्ल्यू के ईयान। तो ये जो रचनाएं हैं वो किनसे संबंधित हैं? कालरिज, फ्रैंक रेमंड लिविस। तो इस क्वेश्चन की जो व्याख्या है उसी से सीधे हम देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इधर से उधर हो गया पूरा। प्लेटो की जो रचना है वो क्या है? ईयान। और बिम 60 की रचना है लिटरेटरी क्रिटिसिज्म ए शॉर्ट हिस्ट्री। कालरिज की जो रचना है लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर। फ्रैंक रेमंड लिविस की रचना है द ग्रेट ट्रेजिशन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस आचार्य ने रीति का एक भेद आवंती माना है? आवंती को माना है किस आचार्य ने? रीति का। भामा, बामन, कुंतक, भोजराज। तो रीति का एक भेद आवंती माना है, ये किस कवि ने माना है? किस आचार्य ने माना है? भोजराज ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी। इस क्वेश्चन की व्याख्या भी देख लेते हैं। क्या है इस क्वेश्चन की व्याख्या? कि आचार्य भोजराज ने रीति का एक भेद आवंती को माना है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक
आचार्य बामन हैं, इन्होंने रीति को काव्य की आत्मा माना है। इनके अनुसार विशिष्ट पद रचना रीति हैं। आचार्य बामन ने रीति के 3 भेद माने हैं। किसने 3 माने हैं? बामन ने। वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति और पांचाली रीति। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत दुर्दशा के आखिरी अंक में भारत भाग्य क्या कहता है? भारत को जगाता है, भारत के हत भाग्य पर क्रोधित होता है, घायल भारत को छोड़कर चला जाता है, भारत के सीने में कटार से आघात करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? तो भारत दुर्दशा में जो है, भारत लास्ट जो आखिरी अंक है उसमें भारत को जगाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और इस क्वेश्चन की व्याख्या भी देख लेते हैं कि भारत दुर्दशा के आखिरी अंक में भारत भाग्य भारत को जगाता है। भारत दुर्दशा नाटक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। इस नाटक में कुल कितने अंक हैं? 6 अंक हैं भारत दुर्दशा में। 8वें अंक में भारत भाग्य नामक एक पात्र का संवाद एवं कार्य व्यापार चित्रित है। भारत भाग्य का लंबा गीतात्मक संवाद भारत के गौरवमय अतीत एवं दुखद वर्तमान दोनों को समेटता है। भारत भाग्य का आत्मधिक्कार करुणिक है। वह छाती में चाकू भोंककर भी आत्महत्या कर लेता है। जब भारत भाग्य को जगाता है और भारत भाग्य नहीं उठता है तो वो खुद भी आत्महत्या कर लेता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित अस्तित्ववाद की विशेषताएं हैं। अस्तित्ववाद की कौन सी विशेषताएं हैं? जीवन की निरर्थकता का बोध, जीवन की सार्थकता का बोध, मृत्यु का बोध, परंपरा के प्रति आस्था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा कि अस्तित्ववाद की विशेषताएं जो हैं वो कौन कौन सी हैं? जीवन की निरर्थकता का बोध और मृत्यु का बोध। तो इसका हो जाएगा 1 और 3 सही। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है क्या भूलूं क्या याद करूं। क्या है? क्या भूलूं क्या याद करूं में लेखक ने अपने पिता के किस प्रकार के गीता वाचन का उल्लेख किया है? जो लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन, उन्होंने अपने पिता के जो गीता वाचन का उल्लेख है किस प्रकार किया है? सास्वर वाचन, गुनगुनाकर, मौन रहकर, ऊंचे स्वर में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मौन रहकर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है क्या भूलूं क्या याद अगला क्वेश्चन नहीं, इस क्वेश्चन की व्याख्या है कि लेखक अपने पिता का जो प्रकार है, जो उल्लेख है वो मौन रहकर करता है। गीता वचन का उल्लेख। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? हरिवंश राय बच्चन की। इन्होंने 4 भागों में इसको बांटा है। पहला है क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। अगला क्वेश्चन है कि टॉमस स्टर्ट इलियट के अनुसार परंपरा क्या है? इसकी विशेषता क्या है? संस्कृति का एक अंश है। संस्कृति का अंश नहीं है, निर्जीव होती है, अनुपयोगी है, जीवित संस्कृति का एक अंश है। तो टॉमस स्टर्ट इलियट के अनुसार परंपरा जो है वो क्या है? परंपरा जो है वो जीवित संस्कृति का एक अंश है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है अगला क्वेश्चन कि चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी।
जिसने अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्रीय कथ्य बनाया। यह कथन किसका है? देवी शंकर अवस्थी का, मधुरेश, नाम्बर सिंह, भवदेव पांडे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा भवदेव पांडे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो चंद्रदेव से मेरी बातें, ये रचना है किसकी? ये है राजेंद्र बाला घोष की, 1904 ईस्वी की रचना है। अगला क्वेश्चन है कि अस्तित्ववाद का चिंतक नहीं है। अस्तित्ववाद का चिंतक कौन नहीं है? अल्बर्ट कामू, एजरा पाउंड, मार्टिन हेगर, जाया प्लाम सत्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा एजरा पाउंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है अंडरस्टैंडिंग पोइट्री पुस्तक के लेखक जो हैं वो कौन हैं? अंडरस्टैंडिंग पोइट्री पुस्तक के लेखक कौन हैं? एलेन टेट, इलियट, क्लीथ बुक्स, सर विलियम्स एप्सन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है? क्लीथ बुक्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि सुंदरता का आलोक स्रोत फूट पड़ा मेरे मन में, जिससे नव जीवन का प्रभात होगा फिर जग के आंगन में। उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता जो हैं कौन है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। तो सुंदरता का आलोक स्रोत है फूट पड़ा मेरे मन में, इससे जीवन का नव प्रभात होगा फिर जग के आंगन में। तो ये पंक्ति जो है सुमित्रानंदन पंत की है। अगला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन की व्याख्या भी देख लेते हैं। ये जो पंक्तियां हैं वो किस रचना से ली गई हैं? युगांत से। किससे? युगांत से। अगला क्वेश्चन है कवि हैं और उनकी काव्य रचनाएं हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। संवेदन का और हृदय का यह संघर्ष ना हो सकता, फिर अभाव असफलताओं की गाथा कौन कहा बकता। किसकी पंक्ति है? जयशंकर प्रसाद की। अपशब्द अधरों का सुना भास, मैं कभी हूं पाया है प्रकाश। ये किसकी पंक्ति है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। सुंदर है विहंग सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम हो। ये पंक्ति है सुमित्रानंदन पंत की। उसके बाद है बेमुस्कुराते फूल नहीं जिनको भाता है मुरझाना, बेतारों के दीप नहीं जिनको आता है बुझ जाना। ये किनकी पंक्ति है? महादेवी वर्मा की। अगला क्वेश्चन है कि लाला श्रीनिवास दास की रचनाएं जो हैं वो कौन सी हैं? प्रहलाद चरित, रणधीर और प्रेम मोहिनी, नियम निरोग, कीर्ति केतु। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? लाला श्रीनिवास की रचनाएं जो हैं वो कौन कौन सी हैं? इनकी जो रचनाएं हैं वो कौन सी हैं? वो हैं प्रहलाद चरित और रणधीर और प्रेम मोहिनी। तो 1 और 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन की व्याख्या भी देख लेते हैं। चलो रहने दो, इतना महत्वपूर्ण व्याख्या नहीं है इसकी। अगला क्वेश्चन है कि गीत फरोश कविता में भवानी प्रसाद मिश्र कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? व्यावसायिकता के कारण आज का कवि अपने गीत बेचने के लिए मजबूर है। आज का कवि ग्राहक की मर्जी के अनुसार गीत लिखने के लिए अभिशाप्त है। कवि केवल खुशी के गीत लिखता है, कवि शौक से गीत
लिखता और बेचता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? जो भवानी प्रसाद गीत फरोश रचना है भवानी प्रसाद मिश्र की, उसमें जो है कौन सी विशेषताएं हैं? तो उसमें है व्यावसायिकता के कारण आज का कवि अपने गीत बेचने के लिए मजबूर है। आज का कवि ग्राहक की मर्जी के अनुसार गीत लिखने के लिए अभिशाप्त है। बाकी जो है सही नहीं है। तो पहला और दूसरा इसका सही है। तो पहला और दूसरा इसका सही है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। इस क्वेश्चन की व्याख्या है कि गीत फरोश कविता में भवानी प्रसाद मिश्र का कहना चाहते हैं कि व्यावसायिकता के कारण आज का कवि अपने गीत लिखने और बेचने के लिए मजबूर है। कवि अपनी मर्जी से गीत लिखता और बेचता नहीं, बल्कि ग्राहकों की मर्जी से गीत लिखने के लिए अभिशाप्त है। भवानी प्रसाद मिश्र दूसरे शतक 1951 ईस्वी के कवि हैं। इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं जो हैं कौन कौन सी हैं? परिवर्तन जिए 1976 की है, चकित है दुख 1968 की है, इदम ना मम 1970 की रचना है, 1977 की है। अंधेरी कविताएं 1968 ईस्वी की रचना है। त्रिकाल संध्या 1978 की है। गांधी पचसती 1969 की रचना है। बुनी हुई रस्सी 1971 की रचना है। तो ये था आज का हमारा शस्त्र। आज के शस्त्र को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में, तब तक के लिए जय हिंद।